इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के उस दौर में जो थोड़ा धुंधला तो है पर हमारी सभ्यता की कहानी के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, वो शुरुआती नींव का समय। बिल्कुल। हम आज खास तौर पे बात करेंगे पाषाण युग यानी स्टोन एज की, फिर ताम्र पाषाण युग कैलकुलिथिक एज, और दक्षिण भारत की वो खास महापाषाण संस्कृति मेगलिथिक कल्चर के बारे में। देखिए, जब हम इतने पुराने वक्त की बात करते हैं तो कोई किताबें या ग्रंथ तो मिलते नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारी सारी समझ टिकी है पुरातात्विक साक्ष्यों पर, मतलब जो खुदाई में चीजें मिलती हैं। सोचिए वो पत्थर के औजार। हाँ, औजार सबसे महत्वपूर्ण है। और आजकल तो कमाल की तकनीकें हैं, जैसे माइक्रोवियर विश्लेषण, मतलब औजार पर पड़े छोटे छोटे निशानों को देखकर अंदाजा लगाना कि उससे क्या काटा या छीला गया होगा। जी, जकड़ी, चमड़ा या शिकार सब पता चल जाता है एक हद तक। और फिर वो पुरानी टीले हैं, उनकी खुदाई भी दो तरह से होती है। एक तो ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे, हाँ। जिससे पता चलता है कि कब क्या हुआ, परत दर परत। हाँ, समय का क्रम पता लगता है उससे। और दूसरी होती है क्षैतिज खुदाई, यानी एक ही लेवल पर बड़े इलाके में खोदना। उससे उस जमाने की पूरी बस्ती का नक्शा जैसा सामने आ जाता है। बिल्कुल, कि घर कहाँ थे, रास्ते कैसे थे वगैरह। और हाँ, कब्रें, उनसे भी तो कितनी जानकारी मिलती है। इंसानी हड्डियां, जानवरों की हड्डियां, बर्तन, औजार, सब कुछ उस समय के जीवन, खान पान, रीति रिवाजों के बारे में बताता है। सही कहा। बाद के समय के लिए सिक्के, यात्रियों के लिखे विवरण, शिलालेख वगैरह भी हैं, लेकिन आज के लिए तो हमारा मुख्य आधार यही पुरातात्विक खोजें ही रहेंगी। और देखिए, इन्हीं सबूतों के आधार पर इतिहासकार समय को बांटते भी हैं। मोटे तौर पर कहें तो 3 काल हैं। हाँ। कौन कौन से? पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, मतलब जब लिखना पढ़ना शुरू ही नहीं हुआ था। सारी जानकारी सिर्फ इन्हीं चीजों से, मतलब औजारों, हड्डियों, मिट्टी के बर्तनों से मिलती है। अच्छा। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। इसमें लिपि तो थी, जैसे हड़प्पा की मोहरों पर है, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। ओहो, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक, जब से हमें ऐसे लिखित प्रमाण मिलने लगते हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। समझ गई। और एक और तरीका है बांटने का, वो है औजारों की तकनीक के आधार पे। जैसे पाषाण युग, जब पत्थर के औजार मुख्य थे, फिर कांस्य ताम्र युग, जब कांसे और तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, और फिर लौह युग यानी लोहे का दौर। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से पाषाण और ताम्र पाषाण काल को ही थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो इस पूरी चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ कुछ नाम या तारीखें रटना नहीं है। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि भारत में शुरुआती इंसानों का सफ़र कैसा रहा, वो कैसे जिए, बदलते माहौल में उन्होंने खुद को कैसे ढाला, कौन सी नई तकनीकें ईजाद की, उनके समाजों में क्या बड़े बदलाव आए। बिल्कुल, सिर्फ तथ्यों से आगे बढ़कर उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुरा पाषाण युग से, यानी पेलियोलिथिक एज। ये तो मानव इतिहास का बहुत ही लंबा दौर था, है ना? बहुत लंबा, करीब 5 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। आप सोचिए, मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा यही है। बाप रे, 99%! इतना लंबा? हाँ, तो इतने लंबे समय को समझने के लिए इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं निम्न पुरापाषाण की। ये करीब 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक का समय है। इस दौर की पहचान है कोर टूल्स। कोर टूल्स मतलब पत्थर के बड़े पिंड या गोले से सीधे बनाए गए भारी औजार, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, जिसे हैंड एक्स कहते हैं, क्लीवर्स जो चौड़े धार वाले काटने के औजार थे, और चॉपर्स जिनसे शायद काटने छीलने का काम होता था। अच्छा, तो ये काफी भारी और बड़े औजार रहे होंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में लातूर जिले में बोरी जैसी जगहों से तो करीब 14 लाख साल पुराने सबूत भी मिले हैं। हालांकि 5 लाख साल वाला समय ज्यादातर माना जाता है। इसके अलावा सोहन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है, मध्य भारत में भीमबेटका की गुफाएं, पूर्वी घाट के इलाके, राजस्थान में डिडवाना, ये सब इस काल की महत्वपूर्ण जगह हैं। और इन औजारों से क्या पता चलता है उनके जीवन के बारे में? ये दिखाता है कि शुरुआती मानव शायद बड़े जानवरों का शिकार करने या उनके मांस को काटने फाड़ने में सक्षम हो रहे थे। तो ये भारी भरकम औजार एक तरह से उस वक्त की जरूरत और तकनीक का आईना है। फिर इसके बाद आया मध्य पुरा पाषाण काल, लगभग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ क्या बदला? क्या औजार कुछ अलग हुए?
बिल्कुल। इस दौर में कोर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए फ्लेक्स। फ्लेक्स। हाँ, मतलब पत्थर के बड़े टुकड़े से हथौड़ा मारकर जो पतली पपड़ियां या छिलके निकलते हैं वो। इन फ्लेक्स को फिर तराश कर अलग अलग तरह के औजार बनाए जाने लगे, जैसे स्क्रेपर यानी खुरचनी, पॉइंट यानी नोक वाले औजार, और बोरर यानी छेद करने वाले औजार। अच्छा, तो ये थोड़े छोटे और बेहतर हो गए होंगे। हाँ, ये पहले के मुकाबले थोड़े छोटे और ज्यादा परिष्कृत थे। इनमें क्वार्ट्जाइट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। और इस समय के मौसम या पर्यावरण के बारे में कुछ खास? एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो समय था जब पृथ्वी पर गहन हिमाच्छादन मतलब इंटेंस ग्लेशिएशन का काफी असर था। पृथ्वी का तापमान कम था, बर्फ की चादरें काफी फैली हुई थीं। ओहो, तो इसका तो उनके जीवन, पेड़ पौधों, जानवरों सब पे बहुत असर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। इस काल के स्थल में उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, राजस्थान के डीडवाना और सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा जैसी नदी घाटियों में मिलते हैं। यानी बदलती जलवायु के साथ औजार बनाने की तकनीक भी बदल रही थी, शायद नई चुनौतियों का सामना करने के लिए। हाँ, और फिर आता है उच्च पुरा पाषाण काल, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ क्या खास है? इस काल में तकनीक और भी सुधरी। अब चकमक पत्थर, फ्लिंट जैसे बेहतर किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा। इनसे और भी छोटे, पतले और तेज धार वाले ब्लेड्स और ब्यूरिन बनाए जाने लगे। ब्यूरिन शायद हड्डी या लकड़ी पर नक्काशी के काम आते होंगे। ब्लेड और ब्यूरिन, मतलब और महीन काम होने लगा था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर से हमें कला के शुरुआती सबूत भी मिलते हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में कुछ चित्र और हड्डी से बने औजार, यहाँ तक कि शायद हार या मालाएं भी। कला और गहने भी। ये तो कमाल है। हाँ, ये शायद शुरुआती रीति रिवाजों या सौंदर्य बोध की तरफ इशारा करते हैं। बस्तियां अक्सर पानी के स्रोतों जैसे नदियों या झीलों के पास मिलती हैं। जीवन के लिए पानी की अहमियत तो हमेशा से रही है। सही बात है। और एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज हुई है महाराष्ट्र के पाटने से। पाटनी, क्या मिला है वहां? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके और शायद उन पर कुछ निशान भी बने हुए हैं। क्या? शुतुरमुर्ग भारत में उस जमाने में? ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हैरा इससे क्या मतलब निकलता है? क्या वो शुतुरमुर्ग खाते थे या इन अंडों का कुछ और इस्तेमाल था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, शुतुरमुर्ग आज तो भारत में नहीं पाए जाते। इनका मिलना ये दिखाता है कि उस समय का पर्यावरण आज से कितना अलग था। शायद ज्यादा सूखा और खुले घास के मैदान वाला इलाका रहा होगा। ये हो सकता है। और ये अंडे काफी बड़े और मजबूत होते हैं, तो हो सकता है इनका इस्तेमाल पानी रखने के बर्तन की तरह होता हो, या फिर इनके छिलकों से मनके यानी बीड्स बनाए जाते हों, जैसा अफ्रीका में भी देखने को मिला है। अच्छा, मन के भी। हाँ, ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि उस समय के मानव समूहों का दायरा काफी बड़ा था, या वो काफी लंबी दूरी तक यात्रा करते थे। तो ये पूरा पाषाण काल सिर्फ पत्थर के औजारों की कहानी नहीं है। ये तो बदलते पर्यावरण में इंसान के ढलने, तकनीक को बेहतर बनाने और शायद धीरे धीरे किसी तरह की सांकेतिक सोच की शुरुआत की भी कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, इन समाजों के संगठन के बारे में हम क्या जानते हैं? मतलब ये लोग रहते कैसे थे? समूह में, अकेले? उस समय का समाज बहुत ही सरल था। मानव विज्ञानी इसे बैंड सोसाइटी कहते हैं। ये छोटे छोटे घुमंतु समूह होते थे, शायद 20-30 लोग रहे होंगे एक समूह में। बस इतने से? हाँ, और ये शायद खून के रिश्तों या नातेदारी पर आधारित होते थे। जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। शिकार करना, फल फूल, कंदमूल इकट्ठा करना। यानी शिकारी संग्राहक। हाँ, काम का बंटवारा भी रहा होगा, जो शायद उम्र और लिंग पर आधारित था। अक्सर ये अंदाजा लगाया जाता है कि पुरुष शिकार करते होंगे और महिलाएं कंदमूल इकट्ठा करने और बच्चों की देखभाल का काम करती होंगी। इसे कभी कभी यौन श्रम विभाजन भी कहा जाता है, पर यह सब अनुमान ही है। ठीक है। संपत्ति जैसी कोई निजी चीज नहीं थी। संसाधन सबके होते थे, साझा। यानी एक तरह का घुमंतु सहकारी जीवन। हाँ, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही चला? पूरा पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज। ये लगभग 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक चला। इसे अक्सर संक्रमण काल कहा जाता है। क्यों? क्या बदल रहा था इस दौरान? इसे संक्रमण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा पाषाण के पूरी तरह शिकारी संग्राहक जीवन और नव पाषाण के स्थायी कृषि वाले जीवन के बीच का एक पुल था, एक तरह से बीच का रास्ता। अच्छा, एक पुल की तरह। हाँ, और इसी दौरान पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ। वो जो हिमयुग था, जिसे प्लाइस्टोसीन युग कहते हैं, वो खत्म हुआ और होलोसीन युग शुरू हुआ, जिसमें हम आज भी रह रहे हैं। यानी मौसम बदल गया। बिल्कुल। तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली, बारिश बढ़ी, मौसम ज्यादा गर्म और नम हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगल फैले,
घास के मैदान बने और कई नए किस्म के छोटे जानवर और पेड़ पौधे पनपे। इसमें इंसानी जीवन के लिए नई संभावनाएं भी पैदा की और नई चुनौतियां भी। तो इस बदलते माहौल में इंसान ने क्या किया? क्या उनकी जीने का तरीका भी बदला? हाँ, बिल्कुल बदला। अब शायद बड़े जानवरों का शिकार उतना अहम नहीं रहा जितना छोटे जानवरों, पक्षियों, मछलियों का शिकार और जंगली अनाजों को इकट्ठा करना हो गया। अच्छा, खाने पीने की आदतें बदली। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि लोग धीरे धीरे एक ही इलाके में ज्यादा लंबे समय तक टिकने लगे। पूरी तरह घुमंतू जीवन से हटकर अर्धस्थायी या स्थायी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगे। मतलब एक जगह बसने की शुरुआत। हाँ, शुरुआत कह सकते हैं। और इसी दौर में हमें खेती और पशुपालन के भी बहुत शुरुआती संकेत मिलते हैं। क्या बात है! खेती और पशुपालन की शुरुआत, ये तो मानव इतिहास का एक क्रांतिकारी मोड़ था। कहाँ से मिले हैं इसके सबूत? हाँ, ये वाकई एक धीमी लेकिन क्रांतिकारी प्रक्रिया की शुरुआत थी। पौधों को जानबूझकर उगाने का सबसे पहला थोड़ा धुंधला सा सबूत हमें राजस्थान की सांभर झील के आसपास के इलाके से मिलता है। ये करीब 7000-6000 ईसा पूर्व का हो सकता है। सांभर झील, राजस्थान। जी। और जानवरों को पालतू बनाने के शुरुआती सबूत मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास आदमगढ़ की गुफाओं और राजस्थान में भीलवाड़ा के पास बागौर से मिलते हैं। यहाँ भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। भेड़ बकरी, तो ये पहले पालतू जानवर थे? ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहा था, बल्कि उसे थोड़ा थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहा था। और औजारों में क्या बदलाव आया? औजारों में भी एक बड़ा बदलाव आया। इस युग की पहचान है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, ये क्या होते हैं? नाम से तो लग रहा है छोटे पत्थर। हाँ, बिल्कुल। माइक्रोलिथ मतलब बहुत छोटे, अक्सर 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे, ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजार, जैसे त्रिभुज, समलंब, चतुर्भुज, अर्धचंद्राकार। इतने छोटे, इनका क्या करते थे? ये शायद अकेले इस्तेमाल नहीं होते थे। ऐसा माना जाता है कि लकड़ी या हड्डी के हत्थे में कई माइक्रोलिथ लगाकर पुरापाषाण काल वाले फ्लेक टूल्स भी चलते रहे। अच्छा, जोड़कर। हाँ, जैसे तीर की नोक, भाले की धार या शायद हंसिया, जिससे जंगली घास या अनाज काटा जाता होगा। हालांकि पुरापाषाण काल वाले फ्लेक टूल्स भी चलते रहे। तो औजार बनाने की तकनीक और भी सूक्ष्म हो गई। और क्या खास बातें थी इस मध्यपाषाण युग की? समाज या रीति रिवाजों में कुछ बदलाव दिखा? इस दौर से हमें शवों को ठीक से दफनाने के स्पष्ट प्रमाण मिलने लगते हैं। बागौर, गुजरात के लंगनाज और मध्य प्रदेश के भीमबेटका जैसी जगहों पर कब्रें मिली हैं। तो मतलब मृत्यु के बाद कोई रस्म होती थी? ऐसा लगता है। कुछ कब्रों में शवों के साथ औजार या खाने पीने की चीजें भी रखी मिली हैं। ये शायद मृत्यु के बाद जीवन की किसी तरह की सोच या मृतक के प्रति सम्मान का संकेत हो सकता है। दिलचस्प है। और भीमबेटका की गुफाओं में जो हजारों शैलचित्र, रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा मध्यपाषाण काल का ही है। हाँ, भीमबेटका के चित्र तो बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। ये चित्र उस समय के जीवन का एक अद्भुत रिकॉर्ड है। शिकार के दृश्य हैं, नाचते गाते लोग हैं, परिवार का जीवन है, शायद कुछ धार्मिक रस्में भी हैं। वाह! और एक और महत्वपूर्ण चीज, मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण भी इसी युग से मिलता है। मिट्टी के बर्तन मध्यपाषाण में ही? हाँ, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास चोपानी मांडो नाम की जगह से। ये करीब 9000 ईसा पूर्व पुराना हो सकता है। ये शुरुआती बर्तन हाथ से बने हुए और बहुत सादे थे। लेकिन फिर भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना एक बड़ा कदम रहा होगा। शायद अनाज या पानी रखने के लिए इसने जरूर जीवन को आसान बनाया होगा। निश्चित रूप से। तो मध्यपाषाण काल ने वाकई एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर दी। और इसके बाद आता है नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज, जो मोटे तौर पर 7000 से 2800 ईसा पूर्व तक चला। इसे तो कुछ इतिहासकारों ने क्रांतियों का युग कहा है। ऐसा क्यों? क्रांति शब्द शायद थोड़ा ज्यादा लगे, क्योंकि बदलाव हजारों सालों में धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसका असर वाकई क्रांतिकारी था। अच्छा, कैसे? इसी दौर में मनुष्य सही मायने में शिकारी संग्राहक, फूड गैदरर से अन्न उत्पादक, फूड प्रोड्यूसर बना। यानी खेती की शुरुआत। हाँ, पक्की खेती। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ जैसी जगहों पर लगभग 7000 ईसा पूर्व में जौ और गेहूं उगाने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़। जी, सोचिए, अब इंसान भोजन के लिए पूरी तरह प्रकृति की दया पर निर्भर नहीं था। वो खुद भोजन पैदा कर सकता था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि बस्तियां स्थायी होने लगी, लोग गांवों में बसने लगे, जनसंख्या बढ़ी और शायद पहली बार अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ, सरप्लस पैदा हुआ।
इसी ने भविष्य में व्यापार और समाज में जटिलता बढ़ने का रास्ता खोला। तो ये सचमुच जीवन शैली में एक बुनियादी बदलाव था। क्या औजारों में भी कोई क्रांति आई? हाँ, औजार बनाने की तकनीक में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। वो माइक्रोलिथ ब्लेड तो चलते रहे, लेकिन इस युग की खास पहचान है पत्थर को घिसकर और पॉलिश करके बनाए गए औजार। घिसे और पॉलिश किए हुए? हाँ, खासकर कुल्हाड़ियां, बसूले और छेनी। ये पॉलिश वाले औजार ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और कारगर थे। इनसे जंगल साफ करना या लकड़ी का काम करना आसान हो गया होगा। साथ ही लोग अब मिट्टी को गूंथकर और धूप में सुखाकर बनाई गई ईंटों से या मिट्टी और बांस फूस से घर बनाने लगे थे। तो पक्के घर बनने लगे थे। क्या ये नवपाषाण संस्कृति पूरे भारत में एक जैसी फैली हुई थी या इसमें भी अलग-अलग जगहों पर फर्क था? जगह है। यहाँ के लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। गड्ढों में? क्यों? जिन्हें गर्त निवास, पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, शायद ठंड से बचने के लिए। यहाँ से हड्डी के बने बहुत सुंदर औजार भी मिले हैं, जैसे सुइयां, हारपून। हड्डी के औजार? और बुर्जहोम से एक बहुत ही अनोखी कब्र मिली है, जिसमें मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया है। कुत्ते को भी? हाँ। इंसान के साथ? ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये शायद पालतू जानवर और इंसान के बीच गहरे रिश्ते का सबूत है या कोई खास धार्मिक मान्यता रही होगी। हो सकता है। ये बहुत अनोखी खोज है। और दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति कैसी थी? गोदावरी नदी के दक्षिण में नवपाषाण बस्तियां थोड़ी बाद में, लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास ज्यादा विकसित हुईं। यहाँ की एक खास पहचान है राख के टीले। राख के टीले? अच्छा, ये क्या है? ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई जगह पर मिले हैं, जैसे उतनूर, पिकलीहल, कुपगल। ऐसा माना जाता है कि ये टीले मवेशियों के बाड़ों में जमा हुए गोबर को समय समय पर जलाने से बने होंगे। ओह, तो मतलब बहुत सारे मवेशी पाले जाते थे। हाँ, ये बड़े पैमाने पर पशुपालन, खासकर गाय, बैल पालने का संकेत देता है। यहाँ से भी पॉलिशदार पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, नागार्जुन टुंडा, पिकलीहल जैसी जगहें दक्षिण की महत्वपूर्ण नवपाषाण बस्तियां हैं। और पूर्वी भारत और मध्य भारत का क्या? वहां भी कुछ मिला है? पूर्वी भारत में, जैसे असम की पहाड़ियों में दाओजेली, हेडिंग जैसी जगह से घिसे हुए पत्थर के औजार और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन बस्तियों के सबूत कम हैं। वही मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र और गंगा घाटी का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद के पास कोल्ढिवा और महागढ़ा जैसी जगहों से न केवल नवपाषाण औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बल्कि दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक यहीं से मिला है, लगभग 6000 ईसा पूर्व का। चावल 6000 ईसा पूर्व? तो मतलब गेहूं जौ से भी पुराना? हाँ, यह लगभग उसी समय का। कोल्डेवा का दावा काफी पुराना है। साथ ही यहाँ गोल या अंडाकार झोपड़ियों के निशान भी मिले हैं। तो मेहरगढ़ में जौ गेहूं और कोल्डिहवा में चावल, ये दिखाता है कि खेती की शुरुआत अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग फसलों से हुई। ये क्षेत्रीय विविधता वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। नवपाषाण युग के बाद मानव इतिहास में अगला बड़ा कदम क्या था? इसके बाद आता है ताम्रपाषाण युग, कैल्कोलिथिक कल्चर, यानी तांबा चाल्को प्लस पत्थर लिथिक का युग। तांबा और पत्थर एक साथ? हाँ, ये लगभग 2800 ईसा पूर्व से शुरू होकर करीब 700 ईसा पूर्व तक चला। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस समय के लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल तो करते ही रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने धातु का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, खासकर तांबे का। ये मानव इतिहास में धातु के इस्तेमाल का पहला चरण था। अच्छा, पहली धातु तांबा थी। हाँ। ये संस्कृति नवपाषाण युग के बाद आई और काफी हद तक सिंधु घाटी की कान से युगीन हड़प्पा सभ्यता की समकालीन भी थी। हड़प्पा सभ्यता ज्यादा शहरी और विकसित थी, पर ये ताम्रपाषाण संस्कृतियां ज्यादातर ग्रामीण थीं और कुछ इलाकों में हड़प्पा के साथ संपर्क में भी रहीं। तांबे का आना, इसने जरूर चीजों को बदला होगा। ये ताम्रपाषाण संस्कृति कहाँ फैली हुई थी? इसका फैलाव काफी ज्यादा था, खासकर पश्चिमी और मध्य भारत में। कुछ महत्वपूर्ण इलाके थे। बताइए। एक तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ बनास नदी घाटी में आहार, जिसे ताम्रवती यानी तांबे वाली जगह भी कहते थे, और गिलुंद प्रमुख स्थल थे। आहार, ताम्रवती, नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ मालवा क्षेत्र में कायथा, एरण और नवदा टोली जैसे स्थल महत्वपूर्ण थे। मालवा संस्कृति अपने खास मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। मालवा के बर्तन। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र, यहाँ जोरवे,
नेवासा, दैमाबाद, जहां से वो कांसे का मशहूर रथ मिला है, इनाम गांव और चंदोली प्रमुख स्थल थे। जोरवे संस्कृति इनमें सबसे लंबे समय तक चली। हाँ, दैमाबाद के रथ के बारे में सुना है। और पूर्वी भारत में भी, जैसे बिहार में चिरांद, पश्चिम बंगाल में पांडुराजा ढिब्बी और महिषतल जैसे स्थलों से भी ताम्रपाषाण अवशेष मिले हैं। तो ये तो काफी फैली हुई संस्कृति थी। इन ताम्रपाषाण समुदायों की जीवन शैली कैसी थी? क्या ये शहर थे या गांव? ये ज्यादातर ग्रामीण समुदाय थे, स्थायी गांवों में रहते थे, खेती और पशुपालन दोनों करते थे। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मसूर जैसी कई फसलें उगाते थे। खेती तो काफी विकसित हो गई थी मतलब। हाँ, और पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस पालते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि दूध से ज्यादा शायद मांस के लिए उनका महत्व था, क्योंकि कई जगहों पर जानवरों की कटी हुई हड्डियां मिली हैं। अच्छा, और घर कैसे होते थे इनके? वे गोल या आयताकार घरों में रहते थे। दीवारें मिट्टी और बांस फूस की बनी होती थीं, जिसे वॉटलैंड डॉब कहते हैं, और छत घास फूस की। यानी कच्चे घर। और सामाजिक रीति रिवाजों या मान्यताओं के बारे में क्या पता चलता है? खासकर मौत के बाद क्या करते थे? दफनाने की प्रथा आम थी। आमतौर पर घरों के फर्श के नीचे ही या बस्तियों के पास गड्ढों में शवों को दफना देते थे। घरों के नीचे? हाँ, कई जगहों पर ऐसा मिला है। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति में एक बहुत ही अजीब बात देखने को मिलती है। क्या? यहाँ वयस्कों को घरों के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर दफनाते थे, और अक्सर घुटनों के नीचे से उनके पैर काट दिए जाते थे। पैर काट देते थे? क्यों? हाँ, बच्चों को कलशों में दफनाया जाता था। पैर काटने के पीछे क्या कारण था, ये ठीक से पता नहीं है। शायद कोई अंधविश्वास रहा हो कि मरने के बाद व्यक्ति भूत बनकर वापस ना आ जाए, या कोई और रस्म हो। ये तो बहुत अजीब है ना? इनाम गांव जैसी बड़ी बस्तियों में कुछ अमीर कब्रें भी मिली हैं। उनमें तांबे का सामान और कीमती मनके रखे गए हैं। अमीर कब्रें? हाँ, ये शायद समाज में ऊंच नीच या सामाजिक स्तरीकरण की शुरुआत का संकेत देते हैं। कुछ बड़े घर और अनाज के बड़े भंडार मिलना भी सामाजिक असमानता की तरफ इशारा करता है। तो समाज में फर्क आने लगा था? ऐसा लगता है। तांबा शायद राजस्थान की खेतड़ी खानों से या दूसरी स्थानीय जगहों से आता था। मिट्टी के बर्तन इस संस्कृति की एक और खास पहचान थे। काले और लाल रंग के बर्तन, जिन्हें ब्लैक एंड रेडवेयर या BRW कहते हैं, वो लगभग सभी ताम्रपाषाण स्थलों पर मिलते हैं। अच्छा, काले और लाल बर्तन। हाँ, लेकिन हर इलाके की अपनी खास शैली भी थी। जैसे कायथा के मजबूत भूरे बर्तन, आहार के सफेद डिजाइन वाले काले लाल बर्तन, मालवा के मोटे लेकिन सुंदर बर्तन, और जोरवे के लाल सतह पर काले रंग से बने ज्यामिति डिजाइन वाले बर्तन। बर्तन बनाने की कला काफी विकसित हो चुकी थी। आपने कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। क्या इनके बीच कोई लेन देन या एक दूसरे पर असर था? हाँ, कुछ हद तक था। कुछ ताम्रपाषाण स्थल, जैसे राजस्थान में कालीबंगन और हरियाणा में बनावली, असल में विकसित हड़प्पा शहरों के पहले के चरण भी माने जाते हैं, मतलब प्री हड़प्पन। अच्छा। कायथा संस्कृति के बर्तनों पर हड़प्पा का कुछ असर दिखाई देता है। दैमाबाद से मिले कांसे के वो भारी सामान, रथ, गेंडा, हाथी, भैंसा, वो भी शायद हड़प्पा के असर या संपर्क को दिखाते हैं। हाँ। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ताम्रपाषाण संस्कृतियां हड़प्पा की तरह शहरी और तकनीकी रूप से उतनी आगे नहीं थी। उनकी अपनी अलग पहचान थी, जो ज्यादातर ग्रामीण थी। और इनका अंत कैसे हुआ? ये भी एक दिलचस्प सवाल है। लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास ज्यादातर ताम्रपाषाण संस्कृतियां खत्म हो गई। केवल जोरवे संस्कृति दक्षिणी इलाकों में 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। इसके कई कारण बताए जाते हैं, जैसे बारिश में कमी, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, या शायद बाहरी हमले, लेकिन कोई एक कारण पक्का नहीं है। ये भी एक पहेली है। चलिए अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। महापाषाण संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। इसका जिक्र अक्सर दक्षिण भारत के संदर्भ में होता है। ये महापाषाण या मेगालिथ आखिर हैं क्या? मेगालिथ यूनानी शब्द हैं। मेगाज यानी बड़ा और लिथोस यानी पत्थर। तो महापाषाण का सीधा मतलब है बड़े पत्थर। बड़े पत्थर। हाँ, ये शब्द उन स्मारकों या कब्रों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें बनाने में बड़े बड़े, बिना तराशे या थोड़े बहुत तराशे गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया हो। ये सिर्फ कब्रें ही नहीं होती थी, बल्कि कभी कभी स्मारक स्थल या शायद किसी समुदाय के इलाके को निशानदेही करने के लिए भी बनाई जाती थी। अच्छा, तो सिर्फ कब्रें नहीं? नहीं, इनमें कई तरह की संरचनाएं मिलती हैं, जैसे डोलमेनॉइड सिस्ट्स, जमीन के नीचे या ऊपर पत्थर की पट्टियों से बने बक्से जैसे कब्रें, केएंड सर्कल्स, कब्र के ऊपर मिट्टी या छोटे पत्थरों का ढेर बनाकर उसे बड़े पत्थरों के घेरे से घेर देना। घेरे हुए पत्थर। मिनहेज, एक अकेला खड़ा किया गया लंबा पत्थर, और टॉपिकल्स या कैपस्टोन्स,
खासकर केरल में मिलने वाली मशरूम जैसे दिखने वाली संरचनाएं। ये बड़ी बड़ी पत्थर की संरचनाएं, ये किस समय की हैं और मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? ज्यादातर महापाषाण स्थल लौह युग के माने जाते हैं, यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व या उसके बाद तक। हालांकि कुछ जगहों पर, जैसे कर्नाटक के हल्लूर में, ये शायद थोड़े पहले ताम्रपाषाण काल के अंत या लौह युग की शुरुआत से जुड़े हो सकते हैं, करीब 1000 ईसा पूर्व। तो ये लौह युग से जुड़े हैं ज्यादातर? हाँ, ये वैसे तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं, विंध्य क्षेत्र से लेकर कश्मीर तक, लेकिन इनका सबसे घना जमावड़ा प्रायद्वीपीय भारत में है, खासकर महाराष्ट्र, विशेषकर विदर्भ में नागपुर के पास, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इन कब्रों की खुदाई से क्या मिला है? भाले, तीर, कुल्हाड़ियां, हंसिए, काले और लाल रंग के खास मिट्टी के बर्तन, वही BRW, घोड़ों के कंकाल या उनके साजो सामान, और कभी-कभी सोने, तांबे और कीमती पत्थरों के गहने भी। लोहे के औजार और हथियार, घोड़े और सोना भी? ये तो काफी उन्नत समाज लगता है। इन कब्रों से उस समय के समाज के बारे में क्या पता चलता है? ये कब्रें कई जरूरी बातें बताती हैं। पहली, लोहे की तकनीक का बड़े पैमाने पर फैलना और इस्तेमाल होना। इसने शायद खेती, गहरे हल चलाने में और लड़ाई दोनों को प्रभावित किया होगा। हाँ, लोहा तो बहुत काम कर रहा होगा। दूसरी, घोड़ों का इस्तेमाल। ये शायद तेजी से आने जाने और युद्ध नीति के लिए महत्वपूर्ण था। तीसरी, कब्रों के आकार और उनमें रखे सामानों में जो फर्क है, वो दिखाता है कि समाज में शायद मुखिया या योद्धा वर्ग जैसे अलग-अलग स्तर बन चुके थे। यानी सामाजिक भेदभाव। हाँ, हायरार्की, सोने जैसी कीमती चीजों का मिलना भी सामाजिक असमानता और शायद व्यापार का संकेत देता है। और चौथी बात, इन बड़ी-बड़ी कब्रों को बनाने में जो सामूहिक मेहनत लगी होगी, वो दिखाती है कि उस समय के समुदायों में संगठन था और शायद मृत्यु के बाद जीवन या पूर्वजों की पूजा जैसी मजबूत मान्यताएं थीं। ये महापाषाण संस्कृतियां एक तरह से प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये हमें संगम साहित्य जैसे शुरुआती तमिल ग्रंथों में बताए गए समाज की पृष्ठभूमि समझने में मदद करती हैं। तो पाषाण युग की उस साधारण शुरुआत से लेकर महापाषाण काल की इन भव्य संरचनाओं तक हजारों लाखों सालों की इस पूरी यात्रा से हमें क्या मुख्य बातें समझ में आती हैं? हमने देखा कि कैसे शुरुआती मनुष्यों ने बदलते पर्यावरण के साथ कितना अद्भुत तालमेल बिठाया। हाँ, वो अनुकूलन क्षमता। कैसे उनके औजार बनाने की तकनीक लगातार बेहतर होती गई। कैसे वो खाना बदोश शिकारी संग्राहक जीवन से धीरे धीरे स्थायी किसान और पशुपालक बने। कैसे गांव और समुदायों का उदय हुआ और कैसे बहुत शुरुआती समय से ही भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी विशेषताएं थीं। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे पुरातत्व विज्ञान, मतलब आर्कियोलॉजी, हमें इतिहास की इस विशाल पहेली के टुकड़ों को जोड़ने में मदद करता है। चाहे वो पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा हो, मिट्टी के बर्तन का अंश हो, या फिर वो विशाल महापाषाण कब्र हो, हर खोज अपने आप में एक कहानी कहती है। सही कहा। और मध्यपाषाण युग जैसे जो संक्रमण काल हैं, वो खास तौर पर दिलचस्प हैं। वे दिखाते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे सैकड़ों हजारों सालों में होते हैं, लेकिन उनके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। और ये समझना भी जरूरी है कि ये तरक्की कोई सीधी रेखा में नहीं हुई। इसमें उतार चढ़ाव थे, क्षेत्रीय फर्क थे और कई पहेलियां हैं जो अभी भी सुलझी नहीं हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमने महाराष्ट्र के पाटने में मिले पुरापाषाण काल के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों का जिक्र किया था। हाँ, वो चौंकाने वाली खोज। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया बहुत अलग थी, हमारे पूर्वज इतने बड़े और अब भारत से विलुप्त हो चुके जीवों के साथ कैसे रहते होंगे, उनका सामना कैसे करते होंगे? क्या वो अंडे सिर्फ भोजन थे या उनका कोई सांकेतिक या कलात्मक महत्व भी था, जैसा कि उन पर बने निशानों से लगता है? ये सवाल हमें उस अतीत की विशालता और उसमें छिपे रहस्यों का एहसास कराते हैं। बिल्कुल, ये छोटे छोटे सुराख ही इतिहास को इतना रोमांचक बनाते हैं। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको भारत के प्रागैतिहासिक अतीत की यह यात्रा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी होगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। नमस्कार।